ठीक, देखो यार, तो आज अपने को पढ़ना है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। राउल्ट लॉ पढ़ ले हम लोग। राउल्ट लॉ के बारे के बाद अभी दो चीजें और बताई जाती हैं, क्या क्या? एक होता है आइडियल सोल्यूशन और एक होता है नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो जो राउल्ट लॉ को फॉलो करेगा वो आइडियल है, और जो नहीं फॉलो करेगा वो नॉन आइडियल है। और दो टाइप से नहीं फॉलो कर सकता, हो सकता है वो नेगेटिव डेविएशन दिखाए, हो सकता है वो पॉजिटिव डेविएशन। इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, है ना। कुछ लोग इसको पहले पढ़ाते हैं, हम लोग इसको आखिरी आखिरी में डिस्कशन करेंगे इन सब के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ये हम लोग करने वाले हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है? These are the properties which only depends upon number of solute particles, ठीक है। केवल और केवल सल्यूट के नंबर्स पे डिपेंड करेगी, सल्यूट पार्टिकल्स के केवल नंबर पे डिपेंड करेगी, ठीक है। ये जो होता है ना, इंडिपेंडेंट होगा नेचर ऑफ सल्यूट के, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ सल्यूट। इस चैप्टर में हमको पता है तुम लोगों को क्या क्या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़नी है, ठीक है। These the properties are, सबसे पहले रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, RLVP, रिलेटिव लोअरिंग, अब एक एक करके आएगा डिटेल में। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सेकंड, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, या तो काम करना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। फिर थर्ड, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथा ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक, तो ये चारों के बारे में हम लोगों को बात करना है, एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर में रिलेटिव लोअरिंग है, कैसा है मतलब देखना, समझना। यह है आपका कंटेनर एक, ठीक, इसमें से करके सोल्यूशन भरा हुआ है। अब कहानी ये है, ये जो है वोलेटाइल सोल्यूशन है, वोलेटाइल वोलेटाइल सॉल्वेंट इसमें भरे, और इसमें नॉन वोलेटाइल सल्यूट भी ऐड कर दिए। ऐसे कर लो, वोलेटाइल सोल्यूशन containing non volatile solute, NVS लिखेंगे। एक सोल्यूशन है, वोलेटाइल है, सोल्यूशन मतलब सॉल्वेंट जो है वोलेटाइल है, और उसमें जो सल्यूट आप डाले वो नॉन वोलेटाइल है, मतलब भाप केवल किसका बनेगा? सॉल्वेंट का। ठीक, अब ध्यान से देखना, यहाँ पर जो इवेपोरेशन होगा वो तो सरफेस फिनोमिना है, सबको पता है। तो अगर यहाँ पर इवेपोरेशन हो रहा होगा, हो ही रहा होगा, तो ये बताओ इवेपोरेशन होगा किसका? सॉल्वेंट का या सल्यूट का? सॉल्वेंट का, अगर यहाँ पे बात करें तो, क्योंकि जो सल्यूट है वो आपका क्या है? नॉन वोलेटाइल, उसका भाप नहीं बन सकता। ठीक, अब यही भाप बन बन के उड़ेगा, बन बन के उड़ेगा। अब सोच के देखो, यहाँ पर जो वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर ये किसकी वजह से आएगा? यहाँ पर का जो वेपर प्रेशर किसकी वजह से आएगा? सल्यूट की वजह से या सॉल्वेंट की वजह से? वेपर प्रेशर जो है ना वो सॉल्वेंट के कारण आएगा।
एज सल्यूट इज नॉन वोलेटाइल। ठीक है, तो सल्यूट है वो आपका नॉन वोलेटाइल है, इसलिए वेपर प्रेशर किसकी वजह से आएगा? केवल सॉल्वेंट के कारण। क्यों? क्योंकि इवेपोरेशन किसका होगा? केवल सॉल्वेंट का। ठीक, अब यहां से हम लोग बात करते हैं। अगर मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ, सोचना अकॉर्डिंग टू राउल्ट, चल राउल्ट लॉ के पहले एक और, हाँ चलो ठीक है, राउल्ट लॉ के पहले एक बात और बताऊं, सोच के देखो। अब इवेपोरेशन यहाँ पर सरफेस, आपको पता है कि इवेपोरेशन सरफेस फिनोमेना है, तो जो सरफेस के मॉलिक्यूल है वहीं पर इवेपोरेशन होगा, उनका ही होगा। तो अब यहाँ पर नॉन वोलेटाइल सल्यूट है, तो सोच के देखो यहाँ पर अब नॉन वोलेटाइल सल्यूट के भी पार्टिकल होंगे, ऐसे नॉन वोलेटाइल वाले होंगे कि नहीं होंगे? सरफेस पे अब दोनों होंगे ना, वोलेटाइल भी और नॉन वोलेटाइल भी। अब सोचो जो वोलेटाइल आइटम है उसको कम जगह मिलेगा, क्यों? क्योंकि नॉन वोलेटाइल भी तो है। समझ में आया मैं क्या बोला? जो भी आपका वोलेटाइल है उसको कम जगह मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट भी सरफेस पर रहेगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे ना सोल्यूशन में। तो अगर सरफेस एरिया उसको कम मिलेगा, इवेपोरेशन कम होगा कि नहीं होगा? सरफेस एरिया कम मिलेगा, इवेपोरेशन कम होगा, वेपर्स कम बनेगी। तो सोच के देखो, वेपर्स कम बनेगी तो वेपर प्रेशर भी तो कम ही आएगा ना। तो ये जो डिक्रीज है ना, इसी को लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बोलते हैं। कम हो गया ना प्रेशर पहले से, बात यही है। एस लेसर सरफेस एरिया इज अवेलेबल फॉर solvent molecules to get evaporated, as a result of which वेपर प्रेशर डिक्रीजेस, वेपर प्रेशर घट जाता है। अब यहां से दो चीज दिखते हैं अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। अब देखो वेपर प्रेशर जो होता है, पार्शियल वेपर प्रेशर किसी भी एक चीज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? उसके मोल फ्रैक्शन के, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहां से अगर मैं लिखूं, ये वाला बात सबको याद है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इक्वल टू क्या आता है? ये ठीक, यहीं से कहानी देखना सॉल्वेंट और इस सल्यूट के लिए मैं क्या लिखने वाला हूं। ठीक है, पी नॉट ए। अच्छा एक काम करो, पहले इतना को लिख लो, फिर उसके बाद आएगा, कंटिन्यू करते हैं। चलो देख लो, ध्यान से देखना। अब ये आपके पास दो कंटेनर है, ठीक है। ये आपका प्योर सोल्यूशन, प्योर सॉल्वेंट मान लो, इसमें कुछ नहीं है। और ये क्या है आपका? सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक, ये प्योर सॉल्वेंट है, उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आप मिला दियो। अब बताओ, इवेपोरेशन यहाँ भी होगा और वहां भी होगा, पता है तुमको दोनों में। यहाँ पे भी इवेपोरेशन होगा, यहाँ पर भी इवेपोरेशन होगा, होगा कि नहीं होगा? इवेपोरेशन दोनों जगह होगा। ठीक, प्योर सॉल्वेंट के लिए जो वेपर प्रेशर आ रहा है उसको मैं मान ले रहा हूँ पी नॉट, ठीक है। और इसके लिए जो आ रहा है उसको मैं क्या मान लेता हूँ? पी एस। समझ में आया कि नहीं आया? बस मान लिया हूँ, इसके वेपर प्रेशर को पी नॉट, उसके वेपर प्रेशर को पी एस। अब मेरे को बताओ कौन इसमें ज्यादा होगा, पी नॉट या पी एस? बताओ। पी नॉट ऑब्वियसली, क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट नहीं है, यहाँ पर इसको पूरा सरफेस इसी को मिलेगा इवेपोरेट होने के लिए, तो इसके वेपर्स ज्यादा बनेंगे, और वेपर ज्यादा बनेंगे तो वेपर प्रेशर इसका ज्यादा आएगा। तो यहाँ से यहाँ जाने पे, मतलब यहाँ से यहाँ जाओगे तो आपको एक डिक्रीज दिख रहा होगा वेपर प्रेशर में, है ना? देखो
डिक्रीज है ना वेपर प्रेशर का, इसी डिक्रीज को लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, पी नॉट माइनस पी एस, ये क्या है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग हुई ना, कम हुआ, तो पी नॉट माइनस पी एस, यार ऐसे भी लिख लेते हैं चलता है। तो पी नॉट माइनस पी एस लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, रिलेटिव लोअरिंग लगाऊंगा तब आएगा टर्म कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये क्या है, नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, सीजीपी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। पर अगर मैं रिलेटिव लोअरिंग की बात करूं, रिलेटिव मतलब किसी के रिस्पेक्ट में, तो किसके रिस्पेक्ट में निकालोगे, पहले वाले के ना। तो यहां पर आ जाएगा आपके पास पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो ये टर्म हुआ। और जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है वो किसके बराबर होता है, आगे हम लोग बात करेंगे, अभी ध्यान समझना। यहां तक समझ में आया ना कैसे कैसे लिखा हूं। और ये जो है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये है कॉलिगेटिव, वो है नहीं, वो वाला जो है ना ये कॉलिगेटिव नहीं है, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। तो ये हुआ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अगर मैं बात करूं तुम्हारे पास वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन की, तो क्या वैल्यू लिख रहे हो, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन क्या होगी वैल्यू, पीएस इक्वल टू बताओ, सोचो, राउंड लॉ से लगाओ दिमाग, क्या लिखोगे वहां पे, राउंड लॉ लगा के लिख दो ना, राउंड लॉ से, राउंड लॉ से लिखो, अकॉर्डिंग टू राउंड लॉ, हाँ क्या होगा, ध्यान दे तो बंदो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूशन। अच्छा देखो, वेपर प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मोल फ्रैक्शन के, तो सीधे सीधे लिख दो ना, पी नॉट, और यहाँ पर सॉल्वेंट का आएगा, समझ में आया कि नहीं, क्यों, क्योंकि यार आपका जो सल्यूट है वो तो नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल है ना, तो जो भी प्रेशर है सोल्यूशन का वो किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन ज्यादा तो वेपर ज्यादा, वेपर प्रेशर ज्यादा, समझ में आया ना कैसे लिखा हूँ। अब यहां से समझना, अगर मैं बात करूं ये वैल्यू की, तो आपको यहां से एक चीज और दिखेगा, क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है बताओ, हाँ, अरे सॉल्यूट, हाँ वो तो वन माइनस होता ही है, उसमें दिक्कत नहीं है। आप और भी जुगाड़ लगा के लिख सकते हो, कैसे लिखोगे पता है, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ऐसा भी करोगे। और आप मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का ऐसा भी लिख सकते हो, वन माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ये बात, इस वैल्यू को यहाँ पुट करना है, तो क्या आ जाएगा, पी नॉट माइनस पी एस की वैल्यू, पी एस की वैल्यू ये, और इसकी वैल्यू क्या है, वन माइनस, हाँ, तो या तो आप डायरेक्ट इसको पुट कर लो या उसको भी पुट करोगे तो भी काम हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ पी नॉट, यहाँ पर क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट ये आया, और नीचे क्या रहेगा, पी नॉट इज इक्वल टू, ठीक, पी नॉट देखो कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वन माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, यही तो आएगा, वन माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू रिलेटिव लोअरिंग इन, वन माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होगा सीधे, मोल फ्रैक्शन तो निकालने आता ही है। अब यहाँ से दुनिया भर की चीजें, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को आप क्या लिखोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और नीचे क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, तो ये आपके पास एक फॉर्मूला आ जाएगा। अब इसके बाद अलग अलग केसेस लेने हैं, क्या अलग अलग केसेस, पॉज कर लो, लिख लो, फिर मैं इसको मिटा के बनाता हूँ केस। ध्यान से देखो,
यहाँ पर तक की कहानी है। इसके बाद हमारा जो चैप्टर है उसका नाम ही डाइल्यूट सोल्यूशन है। तो अगर वो सोल्यूशन बहुत डाइल्यूट रहा इन केस ऑफ वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन, अगर सोल्यूशन बहुत डाइल्यूट है तो ये बताओ सॉल्वेंट ज्यादा होगा या सोल्यूट? सोल्यूशन अगर डाइल्यूट है तो सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा होगा या सोल्यूट का? सॉल्वेंट का ना यार, डाइल्यूट है तब तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो जो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट जो होगा ना वो बहुत बहुत बड़ा होगा जिससे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट से। ठीक है, तो अगर मैं लिखूं ये वाला जो ये सेगमेंट जो लिखा हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू, ये तो जीरो ही हो जाएगा इसके कंपेयर में क्योंकि ये बहुत बड़ा है ना, इसके कंपेयर में जीरो हो गया तो ये किसके बराबर आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट 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 आया। अब ध्यान से देखना, अगर ऐसा है तो वैल्यू क्या आ रही है, ऊपर क्या था रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर की वैल्यू क्या थी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या था, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, वो देखो लिखा है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर। तो ऊपर मैं लिखूंगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और नीचे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, यही तो। जबकि वो वैल्यू किसके बराबर आएगी, केवल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के बराबर। क्यों, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में ये तो बहुत कम है ना, इसलिए इसको नेगलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, तो ये भी फॉर्मूला एक आ गया आपके पास रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर के लिए। अब यहाँ से फिर एक जुगाड़ देखते हैं, क्या जुगाड़ देखना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और नीचे क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ, सॉरी मास ऑफ सॉल्यूट, तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है ना, तो मास ऑफ क्या आ जाएगा, सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, यही तो आएगा। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है और यहाँ पर क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट। अब यहाँ पर आपको मोलैलिटी अगर बनाना है तो ये केजी में होना चाहिए, फिर ये बन जाएगा देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। जैसे ये केजी में करोगे यहाँ पर आपको 1000 से डिवाइड और 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1000 से डिवाइड अपने मन से कर रहे हो ना मोलैलिटी बनाने के लिए, तो मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई भी कर दे रहा हूँ और 1000 से डिवाइड भी कर दे रहा हूँ। समझ में आया ना, क्योंकि ऐसा ऐसा करते ही ये वाला जो सेगमेंट है ना, ये वाला, ये क्या बन जाएगा, ये तो केजी में आ जाएगा ना। समझ में आ रहा है कि नहीं, कैसा होगा, चलो देखो यहाँ पर मैं 1000 का डिवाइड कर दिया, वहां 10,000 का, 1000 का। अब मैं अगर 1000 का ही मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये वाला जो सेगमेंट है ये क्या बन गया, मोलैलिटी बन गया कि नहीं, मोलैलिटी। ऐसा अगर हो गया तो सीधे सीधे आपके पास रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर की वैल्यू क्या आ जा रही है, सोच के देखना। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास, ये तो बन गया मोलैलिटी इनटू यहाँ पर क्या आ जाएगा, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ये आया। और नीचे क्या रहेगा, 1000। ये तो ये ऐसे डिराइव हो जाएगा। तो ये भी एक फॉर्मूला है, डायरेक्ट आएगा इससे, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। मोलैलिटी निकाले, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट पता ही है, वो तो देखते ही पता चल जाएगा किसमें घोले हो। अपॉन 1000 करोगे तो डायरेक्ट वैल्यू मिलेगी। सारे फॉर्मूला इंटर रिलेटेड है। अब कोई भी आपको मतलब याद रख लोगे तो बहुत अच्छी बात है, बट नहीं भी अगर रखोगे तो भी मामला कूल है, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक लाइन आपको याद रखना है, ये वाला, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये लाइन को याद रखना है, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ले चलो पॉज करो, चलो भाई ध्यान से देखो। द वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज 750 mm एट 373 केल्विन। 373 केल्विन देखते ही क्या घटता, देखो 373 केल्विन, आप मानोगे इसको 100 डिग्री सेल्सियस, और यही क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, है ना। 100 डिग्री सेल्सियस बोले तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर
आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? द टेम्परेचर एट विच दी वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ पर जो इसका वेपर प्रेशर होगा वाटर का वो कितना हो गया होगा? 1 atm। तो आपके पास जो पी नॉट की वैल्यू है वो क्या आ रही है? 1 atm। पी नॉट की वैल्यू क्यों? अरे एक्वा सोल्यूशन बोल रहे हैं ना, और जो ग्लूकोज है वो नॉन वोलेटाइल होता है, यही आपका पानी होगा। मतलब जो भी वेपर प्रेशर आएगा वो पानी के कारण आएगा ना, तो प्योर वाला यही तो होगा वाटर। तो पी नॉट इक्वल टू 1 atm, या इसको आप लिखोगे 760 ml। अब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या था? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, यही तो था। तो यहां से वैल्यू आ रही है आपके पास पी नॉट। पी नॉट क्या है? 760 माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कितना है? 750 अपॉन 760 तो ये आ जाएगा आपके पास 1/76। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर तो आ गया। अब क्या निकालना है? मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन। तो मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। तो ये जो मोल फ्रैक्शन आया है ये किसका है? ये सल्यूट का ही तो होगा, क्योंकि RLVP इक्वल टू क्या होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। तो ये वैल्यू किसकी है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट की। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट क्या है? 1/76। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या रहा होगा? 75/76। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अब बात करते हैं मोलैलिटी की। तो देखो RLVP का फॉर्मूला हम लोग लिखे थे, क्या लिखे थे? ये देखो इधर, मोलैलिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट वाला। तो RLVP की वैल्यू कितनी है? 1/76 है ना, इज इक्वल टू मोलैलिटी निकालना है, नहीं पता, M मान लो, इज इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मोलर मास क्या है? 18 अपॉन 1000 इसके लिए। तो यहां से सीधे सीधे तो आ जाएगी ना मोलैलिटी, तो यहां से मोलैलिटी भी निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है, कमेंट करना भाई आंसर को, क्या आता है मोलैलिटी। चलो पॉज करो और क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई, a solution is prepared by dissolving 10 ग्राम of a non-volatile solute in 180 ग्राम of H2O। 180 ग्राम H2O में 10 ग्राम सल्यूट को घोले, नॉन वोलेटाइल है बोल रहा है। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की वैल्यू दी हुई है, मोलर मास निकालना है सल्यूट का। खत्म ही हो गया सवाल, ये वाले फॉर्मूला में लगाओ। तो RLVP बोले तो 0.005 इज इक्वल टू मोलैलिटी। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, यही तो होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होगा? नहीं पता, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यही तो होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को मैं लिख रहा हूं मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या आ जाएगा? मोलर मास, यही तो होगा ना, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन, तो ये तो मोल्स हुआ, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नीचे क्या आ जाता है? मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है? 180 मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो आ जाएगा यहाँ पर 1000 से डिवाइड करते ही, और ये लो, आया कि नहीं आया? मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी हुआ कि नहीं? अब जैसे ही ऐसा किए आपको मल्टीप्लाई करना है इसका मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, जो कि कितना होगा? 180 18 होगा ना, वाटर है। तो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है आपके पास? 18, और डिवाइडेड बाई, बस इसको सॉल्व कर लोगे तो मामला खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास मास ऑफ सॉल्यूट तो दिया ही हुआ है ना, कितना? देखो, तो इसको x मान लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, आंसर खत्म सीधे। चलो ले भाई।